हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्राइपॉड टाइरोज़। दिस इज़ गौरव पांडे। आज का हमारा यह वीडियो समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। ये सभी प्रश्न सी टेट, यूपी टेट, केवीएस और यस टेट जैसे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। यह सभी प्रश्न आने वाली सभी टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ऐसे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सभी के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो को देखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो आइए बिना देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। मृत्युंजय अगर इसका हम समास विग्रह करें तो मृत्यु को जीतने वाला है जो, अर्थात शिव। अतः मृत्युंजय में बहुब्रीहि समास है जो कि ऑप्शन थर्ड में है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है जिसमें बहुब्रीहि समास अर्थात मृत्युंजय में बहुब्रीहि समास है। पहला ऑप्शन है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का प्रवाह करता है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन में कर्मधारय समास है जहाँ पर यह ऐसा समास होता है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसे उपमेय उपमान वाला भी समास कहते हैं, इसे विशेषण विशेष वाला भी समास कहते हैं। यहाँ कर्मधारय समास में ऐसे भी शब्द आते हैं जिसमें पहला पद तो किसी कार्य को प्रदर्शित करता है जबकि जो दूसरा पद है कार्य करने वाले को प्रदर्शित करता है, जैसे चाय वाला, दूध वाला, अखबार वाला आदि। इसके अलावा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जहाँ पर दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। हो सकता है दोनों पद में आपस में प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित किया जा रहा हो, दोनों हो सकता है दोनों शब्द आपस में विलोम शब्द हों, तो ऐसे सभी शब्दों में द्वंद्व समास होता है। और अब ऐसे समास में जब समास विग्रह करते हैं तो वहाँ पर शब्दों के बीच में और, अथवा, या, व, च आदि शब्दों का आगमन हो जाता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है द्वंद्व समास। देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति अर्थात देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर देश के लिए भक्ति, यहाँ पर के लिए एक कारक चिन्ह का आगमन हुआ है दोनों शब्दों के बीच में, तो यहाँ पर देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। जबकि दूसरे ऑप्शन में द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह की तरफ इंगित करता है। और कर्मधारय समास जिसे हम उपमान उपमेय वाला समास कहते हैं, विशेषण विशेष्य वाला समास कहते हैं, और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। हो सकता है इसमें द्वंद्व समास के अंतर्गत विलोम शब्द आते हैं, इसमें ऐसे शब्द आते हैं जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा दिखाई दी जा रही हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता? पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता वह बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की परंपरा बन जाते हैं, अर्थात मतलब किसी तीसरे शब्द की ओर इंगित करते हैं, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मृत्युंजय हो गया, दशानन हो गया, और पंकज हो गया, गजानन हो गया, लंबोदर हो गया, त्रिशूलधारी हो गया, चंद्रमौली हो गया, चंद्रशेखर हो गया, यह सभी किसी तीसरे शब्द की ओर इंगित कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। इसके अलावा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और यहाँ पर इसके अंतर्गत विलोम शब्द आते हैं, और इनका समास विग्रह करने पर शब्दों के बीच में और, अथवा, या, चा इन शब्दों का ये शब्द आ जाते हैं, मतलब इन शब्दों का आगमन हो जाता है। और तत्पुरुष समास ऐसा समास होता है जिसका समास विग्रह करने पर शब्दों के बीच में कोई न कोई कारक चिन्ह आ जाता है,
तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जबकि कर्मधारय समाज में इसे हम उपमेय उपमान वाला समास कहते हैं। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसे विशेषण विशेष समास भी कहते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पहला ऑप्शन है त्रिभुवन, दूसरा है प्रतिदिन, तीसरा है मधुमक्खी और चौथा है पीताम्बर। निम्न में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो त्रिभुवन त्रिभुवन में अगर देखा जाए तो त्रिभुवन में द्विगु समास है, जबकि प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास और पीताम्बर में कर्मधारय समास है। जबकि मधुमक्खी में, जिसे हम इसका समास विग्रह करें तो मधु एकत्र करने वाली मक्खी, अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष समास है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्न में से ऋण मुक्त का सही पद विग्रह या समास विग्रह है? पहला ऑप्शन है ऋण प्लस मुक्ति, दूसरा ऑप्शन है ऋण से मुक्ति, तीसरा ऑप्शन है ऋण की मुक्ति और चौथा ऑप्शन है ऋण और मुक्ति। इस प्रश्न का जो दूसरा ऑप्शन है ऋण से मुक्ति, ऋण मुक्ति शब्द का सही समास विग्रह है। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, यथाशीघ्र में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो यथाशीघ्र में यथा एक निपात या अव्यय लगा हुआ है, अर्थात यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास है। ये अव्ययी भाव समास ऐसा समास होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद में किसी उपसर्ग, निपात या अव्यय, मतलब यहाँ पर पूर्व पद में उपसर्ग, निपात या अव्यय होता है और समस्त पद किसी अन्य पद की ओर इंगित करता है। मतलब वह स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होगा या किसी अन्य लिंग की तरफ, अर्थात नपुंसक लिंग की तरफ इंगित करता है। तो ऐसे शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। कर्मधारय समास ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसे उपमेय उपमान वाला समास कहते हैं। इसे विशेषण विशेष वाला समास भी कहते हैं। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और और द्वंद्व समास के अंतर्गत विलोम शब्द आते हैं और ऐसे शब्द आते हैं जिनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा दिखाई जा रही हो। और द्वंद्व समास में जब हम समास विग्रह करते हैं तो शब्दों के बीच में या, व, चा और अथवा आदि शब्दों का आगमन हो जाता है। और बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें ना पहला पद और ना दूसरा पद, मतलब दोनों गौण होते हैं, दोनों प्रधान नहीं होते और दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की परंपरा बन जाते हैं, किसी तीसरे शब्द की तरफ संकेत करते हैं। तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, देहलता में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो देहलता में कर्मधारय समास है। अगर हम देहलता शब्द का समास विग्रह करें तो देह के सदृश लता, अर्थात देहलता, तो देहलता में कर्मधारय समास है। इसके अलावा अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पहला पद होता है वह उपसर्ग, निपात या अव्यय में से कोई एक होता है। और जो समस्त पद होता है वह ना स्त्रीलिंग का होता है ना पुल्लिंग का होता है, वो किसी अन्य लिंग की तरफ संकेत करता है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि यह किसी अन्य पद की ओर संकेत करता है या ये दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की तरफ संकेत करते हैं। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और जब ऐसे शब्दों का समास विग्रह करते हैं तो शब्दों के बीच में और अथवा चा व आदि का आगमन हो जाता है। और कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसे उपमेय उपमान वाला समास या विशेषण विशेष वाला भी समास कहते हैं। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, दोनों शब्द प्रधान वाला समास कौन सा है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो दोनों पद प्रधान वाला समास द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में होता है इसके अंतर्गत विलोम शब्द आते हैं या ऐसे शब्द आते हैं जिनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा दिखाई जा रही हो और जब इनका हम समास विग्रह करते हैं तो इनके बीच में या, व अथवा चा आदि का, मतलब आदि शब्द इनके बीच में लगते हैं। जैसे रात दिन, माता पिता, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, ये सब
द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास, इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें पहला और दूसरा दोनों पद गौण होता है और ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पहले पद में उपसर्ग, निपात या अव्यय ये सभी लगे हुए होते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो वो कौन सा समास होता है? पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास। जिस जिस समास में या जिस शब्द में पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाची विशेषण हो और जो समस्त पद है वह किसी समूह या किसी समाहार की तरफ संकेत करता है या उसका प्रवाह करता है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। इसके अलावा अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और यहाँ पर पहला पद उपसर्ग, निपात या अव्यय होता है। और जब शब्दों की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के होती है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, इन सभी शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। और बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें पहला और दूसरा पद दोनों गौण होते हैं और ये किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। और कर्मधारय समास ऐसा समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसे उपमेय उपमान वाला समास भी कहते हैं। इसे विशेषण विशेष्य वाला भी समास कहते हैं। जबकि द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है और जो समस्त पद होता है वह किसी समूह या समाहार की तरफ संकेत करता है। इसके अन्य उदाहरण जैसे एकदंत, तिराहा, त्रिवेणी, तिरंगा, त्रिवेदी, शताब्दी और सप्ताह, पंचानन, त्रिभुज, ये सभी क्या हैं, द्विगु समास के अन्य उदाहरण हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो लिखने पढ़ने का जब हम समास विग्रह करेंगे तो लिखने और पढ़ने दोनों के बीच में और शब्द का यहाँ पे और शब्द बीच में लग जाता है, तो इस प्रकार लिखने और पढ़ने में द्वंद्व समास है। तो लिखने और पढ़ने में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ऐसा समास जिसमें समास विग्रह करने पे दोनों शब्दों के बीच में और, अथवा, चा या व आदि शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और जितने भी विलोम शब्द होते हैं वह सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इनमें ऐसे शब्द आते हैं जिनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा दिखाई जा रही हो, जैसे राम रावण, कृष्ण कंस, कर्णोर्जुन, किरातार्जुन, भीम दुर्योधन आदि। इसके अलावा अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय, निपात या उपसर्ग होता है और इसके अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जब किन्हीं दो शब्दों की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के होती है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास होता है? पहला ऑप्शन है दशानन, दूसरा है लुप्तपाद, तीसरा है प्राप्तोदक और चौथा है दिनों। तो दशानन अर्थात 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो यहाँ पर दशानन शब्द में बहुब्रीहि समास है। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, कौन से शब्द में अव्ययी भाव समास है? पहला ऑप्शन है नवग्रह, दूसरा ऑप्शन है आमरण, तीसरा ऑप्शन है महात्मा और चौथा ऑप्शन है लंबोदर। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, यहाँ पे नवग्रह जो है वो नौ ग्रहों के समूह को इंगित करता है, तो यहाँ पर द्विगु समास है। दूसरा शब्द आमरण, यहाँ पर आ क्या है, एक उपसर्ग है, तो यहाँ पर जब किसी भी समास में या किसी शब्द में पहला पद उपसर्ग होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, तो आमरण में अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा ऑप्शन है महात्मा, तो महात्मा का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा, इसमें कर्मधारय समास होगा। और चौथा ऑप्शन लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार 12वां क्वेश्चन है, इसका जो दूसरा ऑप्शन है आमरण, इसमें अव्ययी भाव समास है। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, चराचरम में कौन सा समास है?
पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है द्वंद्व समास। तो चराचरम का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह करने पर चर और अचर, मतलब इसका समास विग्रह चर और अचर होगा। तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों शब्दों में क्या है, परस्पर प्रतिस्पर्धा दिखाई जा रही है और दोनों शब्द के बीच में और शब्द का आगमन हुआ है। यहाँ पे दोनों के बीच में और शब्द आया है, तो इस प्रकार दोनों क्या है, ये चराचरम क्या है, चराचरम में द्वंद्व समास है। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, अनुरूप अनुरूप शब्द में कौन सा समास है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो अगर हम अनुरूप का समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे अनु उपसर्ग लगा हुआ है। इस प्रकार ऐसा शब्द जिसमें कोई उपसर्ग लगा होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है। तो इस प्रकार अनुरूप का जो पहला, इसमें अनुरूप में समास में पहला जो ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, यह इसका सही उत्तर हुआ। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इनका समास विग्रह करने पर शब्दों के बीच में और शब्द आ जाता है। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार की तरफ संकेत करता है। और कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और जो इसे उपमेय उपमान वाला समास कहते हैं, इसे विशेषण विशेष वाला भी समास कहते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ है। पहला है संक्षेप, दूसरा है विस्तार, तीसरा है विच्छेद और चौथा है नवीन। अगर समास का शाब्दिक अर्थ देखें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या समस्त पद। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है संक्षेप, इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें तत्पुरुष समास है। पहला ऑप्शन है जलमग्न, दूसरा ऑप्शन है वज्र प्राणी, तीसरा ऑप्शन है पंचवटी और चौथा ऑप्शन है यथा शक्ति। तो जब जलमग्न की बात करें तो जलमग्न का अगर हम समास विग्रह करें तो जल से भरा हुआ या जल से मग्न, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पे से कारक का, यहाँ पे से कारक चिन्ह लगा हुआ है। अब जब वज्र प्राणी का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा वज्र है पानी में जिसके, अर्थात इंद्र। तो यहाँ पर या इसमें कौन सा समास होगा, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। पंचवटी, तो पंचवटी में अगर इसका समास विग्रह करें तो 5 वटों का समूह या 5 वटों का समाहार, तो इस प्रकार पंचवटी में द्विगु समास है। जबकि वज्र, जबकि उसमें यथाशक्ति में, यथाशक्ति शक्ति के, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार आएगा। तो यथाशक्ति में यथा क्या है, उपसर्ग भी लगा हुआ है और यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। आज का तो 16वें प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वह पहला ऑप्शन जलमग्न, जिसमें तत्पुरुष समास है। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो तथा प्रथम पद गौण होता है वह है। पहला ऑप्शन द्विगु समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास और चौथा है तत्पुरुष समास। तो जब अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो तथा प्रथम पद गौण होता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, चौलड़ी में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास और चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो चौलड़ी में यहाँ पर पहला ऑप्शन द्विगु समास है। जब हम चौलड़ी का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा 4 लड़ियों का समूह। ये चौलड़ी का जो समास विग्रह होगा वो 4 लड़ियों का समूह। तो यहाँ पर चौलड़ी में, चौलड़ी में कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो, अरे द्विगु समास हो। जबकि अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास दिया हो तो, अगर बहुब्रीहि समास दिया हो तो हम बहुब्रीहि ऑप्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और वहाँ पर बहुब्रीहि ऑप्शन पे सही टिक करेंगे। क्योंकि अगर इसका समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह इस प्रकार से भी हो सकता है, 4 लड़ियाँ हैं जिसमें, अर्थात कोई माला, माला की तरफ जो संकेत करता है, मतलब चौलड़ी किसी माला की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर चौलड़ी में बहुब्रीहि समास भी होगा। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि है तो हम बहुब्रीहि को टिक करेंगे, अगर बहुब्रीहि नहीं है तो द्विगु की तरफ जाएंगे, मतलब द्विगु पर सही ऑप्शन टिक करेंगे। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, तुलादान में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है अव्ययी भाव समास और चौथा है द्विगु समास। तो अगर तुलादान का हम समास विग्रह करें
तो उसका समास विग्रह होगा तुला के बराबर दान। तुला के बराबर दान, तो यहाँ पर के कारक चिन्ह आ रहा है, इस प्रकार तुलादान में तत्पुरुष समास हुआ। जबकि बहुव्रीहि समास, यहाँ पर दोनों पद क्या होता है, गौण होता है, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पहला पद की कोई अव्यय या कोई उपसर्ग या निपात होता है, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद किसी समूह की तरफ संकेत करता है। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? पहला ऑप्शन है वन मानुष, दूसरा ऑप्शन है व्यर्थ, तीसरा ऑप्शन है जलपोत और चौथा ऑप्शन है अश्रु गैस। पहला ऑप्शन है वनमानुष। जब हम वनमानुष का समास विग्रह करेंगे तो वन में रहने वाला मानुष अर्थात वनमानुष, और अगर हम व्यर्थ का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा बिना अर्थ का या जिसका अर्थ ना हो। तो यहाँ पर व्यर्थ में क्या है, वी उपसर्ग लगा हुआ है, तो व्यर्थ में तो अव्ययी भाव समास है। जलपोत, जलपोत का अगर हम समास विग्रह करें तो जल पर चलने वाला पोत, यहाँ पर क्या आया है, एक कारक चिन्ह आया है, तो इस प्रकार जलपोत में तत्पुरुष समास होगा। अश्रु गैस, अश्रु गैस अगर इसका समास विग्रह करें तो अश्रु लाने वाली गैस, तो यहाँ पे अश्रु गैस में भी क्या है, तत्पुरुष समास है। और वनमानुष, वन में रहने वाला मनुष्य, यहाँ पर में कारक चिन्ह है, तो इस प्रकार वनमानुष में भी तत्पुरुष समास होगा। तो 20वें प्रश्न का जो दूसरा ऑप्शन है व्यर्थ, इसमें अव्ययी भाव समास है, जबकि और तीनों ऑप्शन जो है वनमानुष, जलपोत और अश्रुग्रैस, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। आज का हमारा 21वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें बहुव्रीहि समास नहीं है? पहला ऑप्शन है बारहसिंघा, दूसरा ऑप्शन है वज्रमौली, तीसरा ऑप्शन है वज्रांग और चौथा ऑप्शन है मुनि श्रेष्ठ। तो अगर पहले ऑप्शन बारहसिंघा का हम समास विग्रह करें तो बारह सींग वाला जानवर है जो, तो यहाँ पर बारहसिंघा में कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। दूसरा ऑप्शन है चंद्रमौली, तो चंद्रमौली का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शिव, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। वज्रांग, वज्रांग का अगर हम समास विग्रह करें तो वज्र के समान अंग है जिसका, अर्थात हनुमान, तो यहाँ पे हनुमान जी के लिए वज्रांग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार बारहसिंघा, चंद्रमौली और वज्रांग में बहुव्रीहि समास है। जबकि अगर हम मुनि श्रेष्ठ का समास विग्रह करें तो यहाँ पर आएगा मुनियों में श्रेष्ठ, तो यहाँ पर में कारक चिन्ह आ रहा है, तो इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ में तत्पुरुष समास है। आज का हमारा 22वां प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है या स्वर्ग प्राप्त में समास है? पहला ऑप्शन द्विगु समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है द्वंद्व समास। इस प्रकार अगर हम स्वर्ग प्राप्त का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ पर को कारक चिन्ह आ रहा है, तो इस प्रकार स्वर्ग प्राप्त में तत्पुरुष समास होगा। जबकि दूसरे ऑप्शन में तत्पुरुष समास है, तो 22वें का जो ऑप्शन खा है वह इसका सही ऑप्शन है। द्विगु समास ऐसा समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद किसी समूह की तरफ संकेत करता है। बहुब्रीहि समास में पहला और दूसरा पद दोनों गौण होता है और यह किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करता है, किसी तीसरे पद की परंपरा बन जाता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इसके अंतर्गत जब जब हम द्वंद्व समास, ऐसे शब्द जिनका समास विग्रह करने पर शब्दों के बीच में और शब्द आ जाता है या अथवा, चा, वा, ये शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आज का हमारा 23वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? पहला ऑप्शन है अन्न जल, दूसरा है जलचर, तीसरा है गृहपति और चौथा है अष्टाध्यायी। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? पहला ऑप्शन है अन्न जल, दूसरा ऑप्शन है जलचर, तीसरा ऑप्शन है गृहपति, चौथा ऑप्शन है अष्टाध्यायी। तो अगर हम यहाँ पर पहला ऑप्शन देखें अन्न जल, और अगर अन्न जल का समास विग्रह करें तो समास विग्रह करने पर आएगा अन्न और जल, तो यहाँ पर और शब्द बीच में आ रहा है, तो इस प्रकार अन्न जल में द्वंद्व समास हुआ। जलचर, जलचर अगर जलचर का हम समास विग्रह करें तो जल पर चरण करने वाला, मतलब जल पर चलने वाला, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जलचर। तो यहाँ पर कारक चिन्ह आ रहा है, तो इस प्रकार जलचर में तत्पुरुष समास हुआ। दूसरा ऑप्शन गृहपति, तो अगर यहाँ पर हम इसका समास विग्रह करें तो गृह का पति या गृह का स्वामी, तो इस प्रकार यहाँ पर का कारक चिन्ह आ रहा है और गृहपति में भी तत्पुरुष समास हुआ। और अष्टाध्यायी, और जब हम अष्टाध्यायी का क्या करेंगे, इसका समास विग्रह करेंगे तो 8 अध्यायों का समाहार, यहाँ पर अष्टाध्यायी में द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन क्या हो गए हैं, सही हो गए हैं। अन्न जल में भी
द्वंद्व समास होगा और अष्टाध्यायी में द्विगु समास होगा। तो हम का और खा दोनों पर सही लगाएंगे, इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है। 23वां प्रश्न है, वह समास जिसमें कारक चिन्ह ही नहीं अपितु पद के पद ही लुप्त हो जाते हैं, डैश डैश है, मतलब कौन सा समास है जिसमें उनमें कारक चिन्ह तो लोप होते ही हैं, उनके साथ साथ पद के पद भी लुप्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है लुप्त पद तत्पुरुष। तो ऐसा समास जिसमें उनका जब हम मतलब ऐसा समास जिसमें कारक चिन्ह तो लुप्त होते ही हैं, मतलब साथ में उनके पद भी लुप्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर लुप्त पद तत्पुरुष होता है। जैसे मालगाड़ी, जलपोत या मधुमक्खी। म- मधुमक्खी मतलब इन सभी पद शब्दों में क्या है? लुप्त पद तत्पुरुष है। आज का हमारा अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास नहीं है। पहला ऑप्शन है वे फायदा, दूसरा है पराधीन, तीसरा है परोक्ष और चौथा है यथासंभव। पहला ऑप्शन वे फायदा, अगर इसका हम समास विग्रह करें तो यहाँ पर क्या होगा? वे क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, तो बिना फायदा के, तो यहाँ पर जहाँ पर उपसर्ग लगा होता है वहाँ पे तो अव्ययी भाव समास होता है, तो पहले ऑप्शन में अव्ययी भाव समास है। दूसरा है पराधीन, पराधीन मतलब दूसरे के अधीन, तो यहाँ पर दूसरे के अधीन मतलब पराधीन में तो क्या हुआ? तत्पुरुष समास हुआ, यहाँ पर के कारक चिन्ह आ रहा है, तो जो दूसरा ऑप्शन खा है यही है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अन्य ऑप्शन जैसे परोक्ष, परोक्ष मतलब हुआ कि अब मतलब अक्ष से परे, मतलब इसका अगर संधि विच्छेद करें तो परि प्लस अक्ष आता है, मतलब आँखों से परे, जो आँखों से दूर हो उसे हम परोक्ष वहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर परोक्ष में क्या हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ, क्योंकि परोक्ष का जब इसमें देखें तो पर उपसर्ग भी लगा हुआ है। और यथासंभव, यथासंभव अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो जहाँ तक संभव हो सके, तो यहाँ पर यथासंभव में क्या हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। जबकि पराधीन मतलब कि दूसरे के अधीन, इसमें तत्पुरुष समास है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आज का हमारा 25वां प्रश्न है, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा व चा आदि लगता है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो अभी मैं आपको बहुत देर से बता रहे हैं कि ऐसा शब्द जिसमें दोनों पद प्रधान होता है और उनका समास विग्रह करने पर शब्दों के बीच में और अथवा चा या व आदि का आगमन हो जाता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, इसका सही उत्तर है। दूसरा ऑप्शन द्विगु समास, ऐसा ऐसे पद जिनमें पहला पद संख्यावाची हो तथा समस्त पद किसी समूह की तरफ संकेत करें या किसी समूह या समूह का प्रवाह करें, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास में ना तो पहला पद और ना तो दूसरा पद, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होता या किसी तीसरे पद की परंपरा बन जाते हैं। और तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों का जब समास विग्रह करते हैं तो उसमें कहीं ना कोई कारक चिन्ह उनके बीच में आ जाता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। आज का हमारा 29वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? पहला ऑप्शन है सद्धर्म, दूसरा ऑप्शन है नीलगाय, तीसरा ऑप्शन है अधपका और चौथा ऑप्शन है शताब्दी। पहले ऑप्शन में सद्धर्म, अगर हम सद्धर्म का समास विग्रह करें तो सत है जो धर्म अर्थात सद्धर्म, तो यहाँ पर सद्धर्म में तो क्या हुआ? कर्मधारय समास हुआ। दूसरा ऑप्शन नीलगाय, नीली है जो गाय, तो यहाँ पर नीलगाय में क्या हुआ? कर्मधारय समास। अधपका, आधा है जो पका, तो यहाँ पर अधपका में भी क्या हुआ? कर्मधारय समास हुआ। लेकिन शताब्दी, शताब्दी में क्या होगा? 100 वर्षों का समूह, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? इसमें पहला शब्द संख्यावाची है और ये किसी समूह की तरफ संकेत कर रहा है, तो शताब्दी में क्या हुआ? द्विगु समास हुआ। आज का हमारा 27वां प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य वाला समास कौन सा होता है? पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो अभी आपको बहुत देर से बता रहे हैं कि ऐसा समास जिसमें दोनों दूसरा पद प्रधान होता है, इसे हम विशेषण विशेष्य वाला समास कहते हैं। इसे उपमेय उपमान वाला भी समास कहते हैं। तो ये कैसे समास हुए? इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो जो चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास, ये इसे ही विशेषण विशेष्य वाला समास भी कहते हैं। आज का हमारा 28वां प्रश्न है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है अलुक तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय और चौथा है द्वंद्व समास। अगर यहाँ पर हम युधिष्ठिर का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा, युद्ध में स्थिर है जो, अर्थात युधिष्ठिर।
तो यहाँ पर युधिष्ठिर शब्द का अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी है, लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन अलुक तत्पुरुष है, वो इसमें ये पहला ऑप्शन अलुक तत्पुरुष युधिष्ठिर का इसका सही उत्तर होगा। मतलब युधिष्ठिर का जो समास होगा वहाँ पर अलुक तत्पुरुष भी होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि होता तो यहाँ पर हम बहुव्रीहि सही टिक करते हैं। अलुक तत्पुरुष ऐसा तत्पुरुष होता है जिसमें शब्द के बाद कोई न कोई कारक चिन्ह अवश्य आता है। जैसे यहाँ पर हम इसका समास विग्रह कर रहे थे, तो युद्ध में स्थिर है जो, तो यहाँ पर तुरंत क्या आ रहा है, युधिष्ठिर के बाद में आ रहा है। तो ऐसा समास या ऐसे शब्द जिनका समास विग्रह करने पर शब्द के तुरंत बाद कोई न कोई कारक चिन्ह आता है, वहाँ पर अलुक तत्पुरुष होता है। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला है जो, मतलब मृत्यु को जीतने वाला, तो मृत्यु के बाद तुरंत को आ रहा है, इस प्रकार। और धनंजय, तो धनंजय में देखें तो धन को जय करने वाला, तो यहाँ पर धन के बाद को कारक चिन्ह आ रहा है, तो इन सभी शब्दों में क्या है, अलुक तत्पुरुष है। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है तभी अलुक तत्पुरुष पे हम टिक करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है तो हम बहुब्रीहि पर सही टिक लगाएंगे। आज का हमारा 29वां प्रश्न है, उपमान उपमेय वाला समास है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है कर्मधारय समास। आपको बहुत देर से बता रहे हैं कि ऐसा समास या ऐसा, हाँ, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसे उपमेय उपमान वाला समास या विशेषण विशेष वाला समास भी कहते हैं। तो इस प्रकार जो चौथा ऑप्शन कर्मधारय हुआ वह इसका सही उत्तर है। आज का हमारा 30वां प्रश्न है, जब दो शब्दों के बीच प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा दिखाई जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो ऐसे ऐसा शब्द जिनका समास विग्रह करने पर उनके बीच में और अथवा चा या वा आदि आते हैं, और वो सभी किसके द्वंद्व के उदाहरण हैं, मतलब वो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इनके अंतर्गत विलोम शब्द भी आते हैं और ऐसे शब्द आते हैं जिनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा दिखाई जाए। तो जिनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा दिखाई जाती है वो सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम रावण, कृष्ण अर्जुन, किरातार्जुनी, और ऐसे भीम और दुर्योधन, तो ये सभी किसके हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आज का हमारा 31वां प्रश्न है, साथ साथ धीरे धीरे में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो साथ साथ धीरे धीरे या सभी क्या हैं, निपात हैं या अव्यय हैं। तो जब अव्यय शब्दों का उनकी आवृत्ति किसी कारक चिन्ह के नहीं, जब निपात शब्दों की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ होती है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, इसका सही उत्तर, मतलब साथ साथ धीरे धीरे, इन सभी में क्या है, अव्ययी भाव समास है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और जब शब्दों का समास विग्रह करते हैं तो उनके बीच में कोई न कोई कारक चिन्ह आ जाता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद किसी समूह की तरफ संकेत करता है। और बहुब्रीहि समाज में पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर तीसरे शब्द की परंपरा बन जाते हैं, मतलब तीसरे शब्द की तरफ संकेत करते हैं। आज का हमारा 32वां प्रश्न है, जब शब्दों की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के होती है तो वहाँ कौन सा समास होता है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो जब शब्दों की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के साथ होती है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जब शब्दों की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के होती है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और तत्पुरुष समास में पहले दूसरा पद प्रधान होता है और शब्दों के बीच में कोई न कोई कारक चिन्ह आ जाता है समास विग्रह करने पर। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है। इसे उपमेय उपमान वाला समास या विशेषण विशेष वाला भी समास कहते हैं। आज का हमारा 33वां प्रश्न है, जिस समास का समस्त पद स्त्रीलिंग व पुल्लिंग को छोड़कर अन्य लिंग होता है वह कौन सा समास है। पहला ऑप्शन कर्मधारय समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास और चौथा है तत्पुरुष समास। तो आपको इतनी देर से हम बता रहे हैं कि ऐसा समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग निपात या अव्यय होता है, और जो अन्य जो मतलब जो पूरा समस्त पद बनता है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छोड़कर किसी अन्य लिंग की तरफ संकेत करता है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और जब शब्दों की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के साथ होती है तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ। और जब अव्यय शब्दों की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ होती है तो वहाँ पर
अव्ययभाव समास होता है, जैसे धीरे-धीरे, साथ-साथ, नहीं-नहीं, अब, अभी-अभी। तो यहाँ पर सभी में क्या है? अव्ययभाव समास है। इसके अलावा कर्मधारय है, इसे विशेषण विशेष या उपमान उपमेय वाला समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और इसका समास विग्रह करने पर उनके बीच में और शब्द आ जाता है। और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और समास विग्रह करने पर शब्दों के बीच में कोई न कोई कारक चिन्ह आ जाता है। आज का हमारा 34वां प्रश्न है, जब विकारी शब्दों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? जब विकारी शब्दों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है तत्पुरुष समास। तो जब विकारी शब्दों की आवृत्ति होती है या जब विकारी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो जो तीसरा ऑप्शन द्वंद्व है इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैसे रात रात, दिन दिन, हरा हरा, ऐसे मतलब इन सभी में क्या है? द्वंद्व समास है। आज का हमारा 35वां प्रश्न है, तुगलकाबाद में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तो तुगलकाबाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास इसका सही उत्तर है। तो तुगलकाबाद में बहुब्रीहि समास होता है। जो नगर आबाद किए गए हैं या जो नगर बसाए गए हैं उनमें क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अगर हम तुगलकाबाद का समास विग्रह करें तो राजा तुगलक ने आबाद किया है जिसे, जो यहाँ पे तुगलकाबाद का समास विग्रह होगा तो तुगलक ने आबाद किया है जिसे, अर्थात तुगलकाबाद। ऐसे अगर जहानाबाद देखें तो जहानाबाद भी बहुब्रीहि का उदाहरण है। जयपुर जो राजा जय सिंह के द्वारा बसाया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जयपुर कहेंगे। तो यहाँ पर जयपुर में भी क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। जोधपुर, हैदराबाद, जहानाबाद इन सभी में क्या है? बहुब्रीहि समास है। आज का हमारा 36वां प्रश्न है, जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की परंपरा बन जाए तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो आपको बहुत देर से बता रहे हैं कि जब पहला पद और दूसरा पद दोनों गौण होता है और तीसरा शब्द और दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की परंपरा बन जाते हैं तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, त्रिनेत्र, त्रिशूलधारी, मूषक वाहन, देवश्री, विनायक, गणपति, नीरज, जलद इन सभी में क्या है? बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन थर्ड बहुब्रीहि समास इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। आज का हमारा 37वां प्रश्न है, चवन्नी में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है तत्पुरुष समास। तो अगर हम चवन्नी का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा चार आनों का समाहार या चार आनों का समूह। तो इस प्रकार जो चवन्नी है इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण हुआ और यह मिलकर किसी, जब इसका इसका समस्त पद किसी समूह की तरफ संकेत कर रहा है तो इस प्रकार चवन्नी में द्विगु समास हुआ, जो कि ऑप्शन खा में दिया हुआ है। तो ऑप्शन खा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। जबकि कर्मधारय को विशेषण विशेष वाला समास कहते हैं, उपमेय उपमान वाला समास कहते हैं। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और समास विग्रह करने पर शब्दों के बीच में और, अथवा, चा, या, वा आदि शब्द आते हैं। और तत्पुरुष समास ऐसे समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और समास विग्रह करने पर शब्दों के बीच में कोई न कोई कारक चिन्ह आ जाता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। 38वां प्रश्न है, 55 में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है तत्पुरुष समास। तो अगर देखा जाए तो 55 में इसका अगर समास विग्रह करें तो 50 प्लस 5 या 50 और 5 अर्थात 55। तो यहाँ पर दोनों के बीच में और शब्द आ रहा है तो इस प्रकार 55 में द्वंद्व समास हुआ। 1 से लेकर 10 तक और उसके बाद जितने भी इकाई, जितने भी दहाई, सैकड़ा या मतलब पूर्ण रूप से दहाई, सैकड़ा, हज़ार वाली संख्याएँ होती हैं, उनको छोड़कर जो संख्याएँ होती हैं, वह सभी उन सभी में द्वंद्व समास होता है। जैसे 1, 2, 3, 4 इन सब में क्या है? बहुब्रीहि समास होता है। मतलब 1 से लेकर 10 तक, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 1000, 2000 तो इन सभी में क्या हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ। लेकिन अगर हम 22 की बात करें तो 20 और 2, तो यहाँ पर और शब्द आ जाता है बार-बार बीच में, तो इस प्रकार 20 और 2 में द्वंद्व समास हुआ। अगर 25 की बात करें तो 20 और 5 25, तो यहाँ पर भी और आ रहा है तो 25 में भी क्या हुआ? द्वंद्व समास हुआ। अगर हम 56 की बात करें तो 50 और 6 56, तो यहाँ पर 56 में भी कौन-सा समास हुआ? द्वंद्व समास हुआ। आज का हमारा 39वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है सप्ताह।
अगर इसका चौथा ऑप्शन देखें सप्ताह, तो सप्ताह में पहला पद तो संख्यावाची है और जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर आएगा 7 आह का समूह। आह मतलब दिन होता है, तो 7 आह का समूह या 7 दिनों का समूह उसे हम सप्ताह कहेंगे। तो सप्ताह में कौन सा समास? द्विगु समास है। उसके अलावा अजातशत्रु, शताब्दी और पंजाब, इन सभी में क्या है? बहुब्रीहि समास है। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में शताब्दी दिया हुआ है, शताब्दी में भी द्विगु समास है, तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन शताब्दी और सप्ताह दोनों में क्या है? द्विगु समास है। जबकि अजातशत्रु और पंजाब दोनों में क्या है? बहुब्रीहि समास है। अजातशत्रु का अगर समास विग्रह करें तो जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अजातशत्रु कहते हैं। और यहाँ पर अजातशत्रु क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है अजातशत्रु में। और पंजाब में 5 आब का समूह, तो यहाँ पर 5 आब का जो समूह होगा यहाँ पर भी क्या होगा? द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है। यहाँ पे क्या होगा? निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? यहाँ पे नहीं होगा। निम्न में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो वो पहला ऑप्शन अजातशत्रु जो है इसमें क्या होगा? अजातशत्रु में क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जबकि शताब्दी, पंजाब और सप्ताह, इन सभी में। आज का हमारा 40वां प्रश्न है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पहला है पंसेरी, दूसरा है कुसुमायुद्ध। 40वां प्रश्न है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है पंसेरी, दूसरा है कुसुमायुद्ध, तीसरा है दीर्घबाहु, चौथा है बारहसिंघा। अगर हम पहले शब्द को देखें पंसेरी, तो यह क्या है? 5 शेरों का समूह जिसे हम पंसेरी कहेंगे। तो यहाँ पर पंसेरी में द्विगु समास हुआ। जबकि कुसुमायुद्ध में कुसुम है आयुध जिसका, अर्थात कामदेव, तो यहाँ पे कुसुमायुद्ध में बहुब्रीहि समास हुआ। दीर्घबाहु में दीर्घ है बाहु जिसकी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर दीर्घबाहु में भी बहुब्रीहि समास हुआ। और चौथा ऑप्शन है बारहसिंघा, 12 सिंघों वाला कोई जानवर जिसे बारहसिंघा कहते हैं, तो बारहसिंघा में भी बहुब्रीहि समास है। तो आज के इस वीडियो में हमने समाज से संबंधित सभी प्रश्नों का अध्ययन किया और समाज के जो पूरा बेसिक है मैंने उसके बारे में भी आपको ऑप्शंस के माध्यम से बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।